हाय फ्रेंड्स, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में नॉलेज हो सके। शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें, जिसकी आरंभ 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ माना जाता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की ये एक तरह की नींव थी। बात करें कांग्रेस की स्थापना से पहले भी भारत में विभिन्न राजनीतिक संगठन सक्रिय थे, जिन्होंने क्या किया, भारतीयों में क्या किया, राजनीतिक चेतना जगाने और उनके अधिकारों की आवाज उठाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जो ये संगठन थे, ये संगठन क्षेत्रीय स्तर पर काम करते थे और कांग्रेस के लिए एक आधार तैयार करते थे। अब हम देखेंगे कांग्रेस की स्थापना से पहले कौन-कौन से प्रमुख दल स्थापित हो चुके थे। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कांग्रेस से पहले जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए कौन-कौन से दल स्थापित किए गए थे। तो 19वीं सदी से के मध्य से ही भारत के विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक संगठन बनने लगे थे। इन्हें मुख्य रूप से भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। तो उसी के आधार पर हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल में दलों की, पार्टीज इन बंगाल। बंगाल की बात करें, जो ब्रिटिश शासन का प्रारंभिक केंद्र हुआ करता था, राजनीतिक गतिविधियों का गढ़ रहा है। यहाँ कई महत्वपूर्ण संगठनों का उदय होता है और वो संगठन कौन कौन से हैं। सबसे पहले संगठन आता है बंगाल जमींदार सभा। बंगाल जमींदार सभा की बात करें तो इसकी स्थापना 1838 में होती है। संस्थापक कौन थे? द्वारिकानाथ टैगोर और राधाकांत देव। विशेषता की बात करें तो ये भारत का पहला राजनीतिक संगठन माना जाता है, जिसने संगठित रूप से राजनीतिक अधिकारों की बात की थी। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? जमींदारों के हितों की रक्षा करना। लेकिन इसने भारत में संगठित राजनीतिक गतिविधि की शुरुआत कर दी थी। दूसरे संगठन की बात करें, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की बात करें, इसकी स्थापना होती है हमारे 1843 में। बात करें संस्थापक की, तो संस्थापक कौन था इसका? द्वारिकानाथ टैगोर। उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीयों के हितों की रक्षा करना था और उनके अधिकारों की वकालत करना था। तो दूसरा संगठन कौन सा था? ये था हमारा बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। तीसरा संगठन बनता हमारा कौन सा? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, जिसकी स्थापना हमारे 1851 में हुई थी। और संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर और राधाकांत देव। अब बात करें इसकी स्थापना किस प्रकार हुई थी, विशेषता की बात करें तो हमारे पिछले दो संगठन थे, बंगाल जमींदार सभा और बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। इनका विलय कर दिया जाता है और एक संगठन बनाया जाता है। संगठन का नाम होता है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। यह ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उसमें भारतीयों की आवाज उठाने और संवैधानिक सुधारों की मांग करने में सक्रिय रहा था। चौथे संगठन की बात करें, चौथा संगठन था हमारा इंडिया लीग। इंडिया लीग की बात करें तो इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। संस्थापक कौन थे? शिशिर कुमार घोष। उद्देश्य की बात करते, इसका उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देना था और राजनीतिक चेतना जगाना था। इसे बाद में इंडियन एसोसिएशन में शामिल कर लिया गया। तो अगला संगठन आता हमारा इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1876 में हुई थी। संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। संगठन की विशेषता की बात करें तो यह अपने समय का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी संगठन हुआ करता था, जिसने क्या किया? मध्यम वर्ग और बुद्धिजीवियों को एकजुट किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिटन दास के द्वारा, जो आईसीएस की, लिटन दास नहीं है, लॉर्ड लिटन है, जो हमारे गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड लिटन, इनके द्वारा क्या किया गया? हमारे आईसीएस की अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज की आयु क्या किया गया? पहले क्या अधिकतम आयु 21 वर्ष हुआ करती थी, फिर लॉर्ड लिटन ने क्या किया, वायसरॉय ने, कि इसकी आयु को घटा के 21 से घटा के 19 वर्ष कर दिया गया। तो इसके विरोध में देशव्यापी आंदोलन चलाया गया, जिसका नेतृत्व किसने किया था? हमारे इंडियन एसोसिएशन ने किया था। बात करें इसकी तो यह अखिल भारतीय प्रकृति का सबसे बड़ा संगठन था। कौन सा? इंडियन एसोसिएशन। इसके बाद आती है हमारी कौन सी? नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इसकी स्थापना 1883 में हुई थी। संस्थापक की बात करें तो संस्थापक थे हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। विशेषता की बात करें तो इसे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती के रूप में देखा जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय राष्ट्रवादियों को एक मंच पे लेके आना। 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था, उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा था। आप इसे याद रखेंगे, 1885 में जब हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बंबई में। उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस का दूसरा अधिवेशन कहाँ चल रहा था? कलकत्ता में चल रहा था। बाद में क्या किया गया? इसे भी कांग्रेस में ही मिला दिया गया। इस तरह हमने बंबई के तो देख लिए या महाराष्ट्र के देख लिए।
अब हम देखेंगे मद्रास में जो संगठन बने हुए थे इसकी। तो बम्बई के नहीं थे, वो बंगाल के थे, तो हमने इसको देख लिया। अब हम देखेंगे मद्रास में जो पार्टीज़ बनी थी, संगठन बने थे उनके बारे में। तो दक्षिण भारत में भी राजनीतिक चेतना बढ़ गई थी और मद्रास में कुछ महत्वपूर्ण संगठन भी स्थापित हो गए थे। जैसे एक संगठन था हमारा मद्रास नेटिव एसोसिएशन। स्थापना की बात करें तो 1852 में इसकी स्थापना होती है। विशेषता की बात करें तो इसने विभिन्न प्रशासनिक और सामाजिक सुधारों की मांग की थी। जो मद्रास नेटिव एसोसिएशन है, इसने क्या किया था? विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक और सामाजिक सुधारों की मांग की थी। हालांकि इसने क्या किया? 1857 के विद्रोह की आलोचना भी की थी कि 1857 का विद्रोह ठीक नहीं था, जिसके कारण ये जनता के बीच लोकप्रिय हो जाता है और इसका प्रभाव सीमित ही रहता है, मतलब ज्यादा फैलता नहीं। अगले संगठन की बात करें, अगला संगठन था हमारा मद्रास महाजन सभा। स्थापना की बात करें तो 1884 में इसकी स्थापना होती है। संस्थापक कौन थे? वी राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू, तीन इसके संस्थापक थे। इसकी स्थापना के उद्देश्य की बात करें तो इसने स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर जनता की राय को संगठित करने का प्रयास किया था और सरकार के सामने अपनी मांगों को रखा था। बात करें, इसने दक्षिण भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा दिया था। ये हमने मद्रास की देख ली। अब हम बात करेंगे बंबई में बनने वाले दलों की। तो पश्चिम भारत में कुछ प्रभावशाली संगठन बन के उभरे थे, किसमें? बंबई में। बात करें कौन सा? पहला संगठन था हमारा कौन सा? बंबई एसोसिएशन। तो 1852 में इसकी स्थापना होती है। संस्थापक कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता। विशेषता की बात करें तो यह बंबई प्रेसिडेंसी में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन था, जिसने क्या किया? भारतीयों के अधिकारों की वकालत की थी। संगठन के पुनर्गठन की बात करें तो 1885 में इसका नाम बदलकर बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कर दिया गया था। बात करें, और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख आधारों में से एक बन गया था। कौन? बॉम्बे एसोसिएशन। अब हम संगठनों की बात करेंगे जो कहां बने थे? हमारे लंदन के अंदर। लंदन के अंदर दल। बात करें तो कुछ भारतीय नेताओं ने ब्रिटिश संसद और जनता के सामने भारतीय के मुद्दों को उठाने के लिए लंदन में भी कई संगठन स्थापित किए थे। जैसे कौन कौन से थे? एक संगठन था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। बात करें ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की, इसकी स्थापना 1866 में की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। बात करें इसके संगठन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य हमारे ब्रिटेन में भारतीय के हितों की रक्षा करना था और ब्रिटिश जनता को भारत की समस्याओं से अवगत कराना था। उन्हें यह बताना था भारतीय किस स्थिति में जी रहे हैं। दादा भाई नौरोजी ने इस मंच का उपयोग करके धन निष्कासन जैसे काफी अच्छे अच्छे विचारों का प्रतिपादन किया था। बात करें इस सारे के सारे संगठन जो प्रारंभ में बने थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। उन्होंने क्या किया? विभिन्न तरीकों से भारतीयों में राजनीतिक चेतना जगाई और प्रशासनिक सुधारों की मांग की थी। और बात करें तो ब्रिटिश सरकार के शोषणकारी स्वरूप को उजागर किया। इन संगठनों के नेताओं का अनुभव और प्रयास ही आगे चल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में एक अखिल भारतीय आंदोलन को जन्म दे सका। अब आगे बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन हुआ था, इसके उदय के क्या-क्या कारण थे। कारणों की बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तो उदय तो हो गया, लेकिन इसके उदय के कौन-कौन से कारण रहे, उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो बात करें, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कई कारण थे, जिन्हें ब्रिटिश शासन के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव के साथ-साथ आंतरिक सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन के रूप में भी देखा जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में अंग्रेज किस तरह से भूमिका निभाते हैं। अंग्रेजों की बात करें तो ब्रिटिश शासन के कुछ पहलुओं ने अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में योगदान दिया, जबकि अन्य ने तो प्रत्यक्ष रूप से असंतोष पैदा किया था। जैसे अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेजों का सकारात्मक योगदान की बात करें, तो सकारात्मक योगदान की बात करें, अंग्रेजों ने कौन से बढ़िया अच्छे अच्छे काम किए थे आंदोलन को बढ़ाने के लिए। सबसे पहले राजनीतिक एकरूपता की बात करें तो ब्रिटिश शासन ने भारत को एक एकीकृत राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित किया था। विभिन्न रियासतों और छोटे राज्यों को एक केंद्रीय प्रशासन के अधीन लाया गया, जिससे देश में क्या होती है? एकरूपता आती है। अंग्रेजों के आने से पहले पूरा का पूरा देश बटा हुआ था। अंग्रेजों के आने के बाद इसमें राजनीतिक एकरूपता आती है। फिर प्रशासनिक एकरूपता की बात करें तो पूरे देश में एक समान प्रशासनिक प्रणाली, कानूनी संहिता, न्यायिक संरचना लागू लागू की गई। इसने क्या किया? इसने एक केंद्रीय शासन प्रदान किया, केंद्रीकृत शासन प्रदान किया और लोगों को एक समान शासन के तहत रहने का अनुभव दिया, जिससे क्या होता है? एक साझा पहचान की भावना विकसित होती है। तीसरे कारण की बात करें, तीसरा कारण आता है हमारा प्रशासन की निर्व्यक्तिकता। मतलब कि ब्रिटिश नौकरशाही हालांकि क्या है? अक्सर दमनकारी होती है। क्या ब्रिटिश नौकरशाही? हाँ, हालांकि अक्सर दमनकारी होती है। इसने कुछ हद तक निष्पक्षता और प्रक्रियाओं में एकरूपता लाई।
इसने क्या किया, एक ऐसे प्रशासन की नींव रखी जो व्यक्तियों के बजाय नियमों, कानूनों पर ज्यादा जोर देता है, अर्थात उसी पे आधारित होता है, जिससे भारतीयों को आधुनिक शासन के सिद्धांतों का ज्ञान हुआ, मतलब उनके बारे में वो जान पाए, किनके माध्यम से, अंग्रेजों के माध्यम से। फिर शिक्षा की बात करें तो पश्चिमी शिक्षा का प्रसार हुआ। विशेष रूप से देखें तो अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों और कॉलेजों के माध्यम से भारतीयों को पश्चिमी विचार, जैसे हमारे लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रवाद जैसे जो मूल्य हैं, इनसे अवगत कराया गया। इससे क्या हुआ, इससे एक ऐसे वर्ग का निर्माण हुआ जो ब्रिटिश शासन की आलोचनात्मक जांच करने और अपने अधिकारों की मांग करने में सक्षम होता है। पांचवें कारण की बात करें, ये हम वो कारण देख रहे हैं जो अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेजों ने किया, लेकिन वो गलती से राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देने में सहायक साबित होता है। पांचवा कारण आता है हमारे यातायात और संचार के साधन। तो रेलवे, सड़क, डाक और टेलीग्राफ जैसी जो संचार प्रणालियों के विकास ने क्या किया, देश के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ा। इसने राष्ट्रवादियों को एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने, विचारों का आदान प्रदान करने और देश के जो विभिन्न हिस्से हैं उनमें आंदोलन को संगठित करने में मदद की। अब हम बात करेंगे समाचार पत्र और पुस्तकें किस तरह से काम करती हैं। तो प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्रों का उदय राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण साबित होता है। बात करें समाचार पत्रों और जो हमारे पुस्तकें हैं, इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की, खूब आलोचना की और भारतीयों के अधिकारों पर जोर दिया। इससे क्या होता है, राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा मिलता है। अब हम बात करते हैं कौन से नकारात्मक प्रभाव थे जो अंग्रेजों को आने के बाद हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देने में सहायक हुए थे। जैसे हमारी राष्ट्रवादी साम्राज्यवादी नीति। तो ब्रिटिश शासन की मूल प्रवृत्ति कैसी थी, साम्राज्यवादी, जिसका उद्देश्य क्या था, भारत के संसाधनों का शोषण करना और ब्रिटिश हितों की पूर्ति करना। बात करें तो इस नीति के तहत भारतीयों के हितों की अनदेखी की गई, जिससे उनमें असंतोष बढ़ जाता है। फिर नस्लीय भेदभाव की बात करें तो अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीयों के साथ नस्लीय भेदभाव किया, मतलब भारतीयों को अक्सर निम्न माना जाता है था अंग्रेजों के मुकाबले, उन्हें उच्च पदों से वंचित रखा जाता था। सामाजिक मेलजोल में भी ये साफ साफ देखने को मिलता था, जिसने क्या किया, भारतीय के जो आत्मसम्मान था उसमें ठेस पहुंचाई। बात करें ईसाई मिशनरियों का धर्म प्रचार, इसकी बात करें तो ईसाई मिशनरियों ने क्या किया, भारत में सक्रिय रूप से अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिससे हमारे भारतीय धार्मिक और सामाजिक परंपराओं के प्रति अपमानजनक दृष्टिकोण सबके सामने आता है, कि हमारा जो भारतीय दृष्टिकोण है उसका अपमान खुलेआम किया गया, जिसने क्या किया, रूढ़िवादी भारतीयों में भय और आक्रोश पैदा किया। आर्थिक शोषण की बात करें तो अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था को अपने औपनिवेशिक हितों के लिए इस्तेमाल किया। भारत कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता और तैयार माल का बाजार बन गया था। बात करें ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय हस्तशिल्प और उद्योगों को नष्ट कर दिया, जिससे क्या होता है, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती है। दादा भाई नौरोजी का जो हमारा धन निष्कासन सिद्धांत था, इस शोषण का साफ साफ प्रमाण सबूत था। बात करें पांचवा पांचवा आता हमारा लॉर्ड लिटन की नीतियां। नाम ही लिटन है तो लटका देगा, मतलब 1876 से 1880 तक हमारे लॉर्ड लिटन थे। तो लॉर्ड लिटन की दमनकारी और जो जन विरोधी नीतियां थी, उन्होंने भारतीयों में भारी असंतोष पैदा किया था। जैसे नीति का पहला पहलू आता हमारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो हमारे 1878 में आया था। इस अधिनियम ने क्या किया, स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाए, साथ ही साथ क्या, सरकार की आलोचना को भी दबाने का प्रयास किया था। फिर सशस्त्र शस्त्र अधिनियम की बात करें, 1878 में आया था। तो इस अधिनियम के तहत भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस के हथियार रखना गैर कानूनी बना दिया गया, जबकि हमारे अंग्रेजों को इससे छूट थी कि अंग्रेज कभी भी हथियार रख सकते थे, लेकिन भारतीय केवल लाइसेंस लेने के बाद ही हथियार रख सकते थे। यह नस्लीय भेदभाव का एक और उदाहरण था, मतलब ये एक तरह से नस्लीय भेदभाव को बढ़ा रहा था। बात करें आईसीएस की आयु कम करना, यह भी हमने थोड़ी देर पहले देख ही लिया था कि भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, जिससे क्या, भारतीयों के लिए इस प्रतिष्ठित सेवा में शामिल होना और भी कठिन हो जाता है। फिर खास आता है जो रही इससे कसर हमारे इल्बर्ट बिल पूरा कर देता है। इल्बर्ट बिल विवाद हमारे 1883 में आता है। बात करें बिल की, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में क्या होता है, इल्बर्ट बिल लाया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था, भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों के मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार देना था। किसको, भारतीय न्यायाधीशों को। लेकिन क्या होता है, यूरोपीय समुदाय ने इस बिल का कड़ा विरोध किया, साथ ही साथ क्या, अंत आखिर में क्या होता है, इस बिल को वापिस ही लेना पड़ा। इस घटना ने क्या किया, भारतीयों को यह एहसास करा दिया कि अंग्रेज नस्ली आधार पर किसी भी सुधार का विरोध करेंगे, जिसने क्या, उन्हें संगठित होने की प्रेरणा दी थी। तो अंग्रेजों का हमने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का योगदान देख लिया। अब हम देखेंगे 1857 की क्रांति किस तरह सहायक होती है।
हालांकि 1857 के विद्रोह असफल रहे थे, इसने क्या किया, भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक प्रेरणा स्रोत की तरह काम किया था। इसने पहली बार बड़े पैमाने पर ब्रिटिश शासन को चुनौती दी और भारतीयों को यह दिखाया कि संगठित प्रतिरोध संभव है, मतलब हम सब मिलकर एक साथ विद्रोह या प्रतिरोध कर सकते हैं। इसने भविष्य के राष्ट्रवादी आंदोलनों के लिए एक नींव तैयार की थी। बात करें हमारे धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन की, उनकी बात करें तो 19वीं शताब्दी में जो हमारे राजा राम मोहन राय जी थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जैसे जो नेता थे, उनके द्वारा चलाए गए धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने भारतीयों में क्या किया, आत्मसम्मान और गौरव की भावना पैदा की। इन आंदोलनों ने क्या किया, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और भारतीय संस्कृति को की जो उत्कृष्टता है उस पर जोर देने का काम किया, जिससे क्या है, राष्ट्रीय चेतना और आत्मविश्वास का विकास होता है। फिर अचानक ही हमारे क्या होती है, कांग्रेस की स्थापना होती है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक संगठित मंच प्रदान किया। इसने क्या किया, विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों के लोगों को एक साथ आने और अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने का अवसर दिया। किसने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1885 में। फिर आता हमारा वैश्विक जो राष्ट्रवाद है, 1870 की बात करें तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या होता है, विश्व के कई हिस्सों में राष्ट्रवाद का उदय हो जाता है और साम्राज्यों का विघटन होना शुरू हो जाता है। इसी दौरान हमारे क्या होता है, इटली और जर्मनी का एकीकरण होता है, जो लगभग 1870 में जाके पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार के उदाहरणों ने क्या किया, भारतीयों को प्रेरित किया कि वे भी अपनी स्वतंत्रता और राष्ट्र निर्माण के लिए संघर्ष कर सकते हैं। तो देखें तो इन वैश्विक प्रवृत्तियों ने जो हमने अभी देखी, भारतीय जो राष्ट्रवादी थे, इनको अपनी स्थिति का आकलन करने और अपने संघर्ष की दिशा को निर्धारित करने में भी काफी ज्यादा मदद की। अब हम देखेंगे जो राष्ट्रीय आंदोलन था, इसके चरणों के बारे में, कितने चरणों में यह किस तरह से आगे बढ़ा था। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्य रूप से दो प्रमुख चरणों में विभाजित किया जाता है, जो उनकी विचारधारा, कार्यप्रणाली और नेतृत्व था, इसमें अंतर को दिखाता है। सबसे पहले आता राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण। इस पहले चरण का नाम दिया गया था नरमपंथी युग। ये हमारा 1885 से 1905 तक रहा था। बात करें इसकी तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेके बंगाल विभाजन तक चला था। इस चरण का पर क्या, नरम दल का प्रभाव था। जो इस चरण था इसमें क्या था, नरम दल का प्रभाव था। बात करें हमारे नरम दल की तो नरम दल के मुख्य नेता कौन कौन थे, बात करें इनकी तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले, ये हमारे नरम दल के नेता थे। अब हम बात करते हैं जो नरम दल थे या नरमपंथी थे, इनकी क्या विचारधारा थी, आइडियोलॉजी ऑफ मॉडरेट्स। विचारधारा की बात करें तो पहली विचारधारा का पॉइंट आता है, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। मतलब कि उनका ये दृढ़ विश्वास था कि अंग्रेज कैसे हैं, न्यायप्रिय हैं, और यदि भारतीयों की समस्याओं को सही तरीके से उनके सामने रखा जाए तो निश्चित रूप से उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। फिर बात करते हैं ब्रिटिश शासन को देवी वरदान। तो वो क्या मानते थे कि ब्रिटिश शासन को भारत के लिए एक देवी वरदान मानते थे। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि अंग्रेज भारत में आधुनिक शिक्षा, राजनीतिक संस्थाएं और आधुनिक मूल्य लेके आए हैं। वे अंग्रेजों के अचानक चले जाने से, कि हम विद्रोह करेंगे और अंग्रेज यहाँ से अचानक चले जाएंगे तो इससे भारत में राजनीतिक अस्थिरता की आशंका हो सकती है, ऐसा मानते थे। फिर सीमित जनभागीदारी, उनका मानना था कि भारतीय जनता में अभी क्या है, राजनीतिक चेतना का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में सीधे सीधे तुरंत शामिल नहीं करना चाहिए। पहले उनमें राजनीतिक चेतना का विकास करना चाहिए, उसके बाद उनको राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करना चाहिए। फिर शैक्षिक विकास पर जोर देना, तो उन्होंने भारतीयों के शैक्षिक विकास पर जोर दिया ताकि वे अपने अधिकारों को समझ सके और प्रशासन में अधिक से अधिक भागीदारी कर सके। समावेशी आंदोलन की बात करें तो उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में सभी जाति और धर्म के लोगों को शामिल करने की वकालत की थी। उन्होंने क्या कहा कि सभी जाति और धर्म के लोगों को क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया जाए। संवैधानिक तरीकों की बात करें तो उनकी कार्यप्रणाली में प्रार्थना पत्र, ज्ञापन, सम्मेलन, इनके माध्यम से ब्रिटिश सरकार से अपनी मांगों को मनवाना शामिल था। मतलब उनके तरीके क्या थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, संवैधानिक तरीके। और उनकी कार्यप्रणाली के तरीके थे जैसे प्रार्थना पत्र देना, ज्ञापन देना, सम्मेलन करना, और इसी प्रकार से वो क्या है, ब्रिटिश सरकार से अपनी मांगों को मनवाना चाहते थे। इसे ही क्या कहते हैं, संवैधानिक आंदोलन कहा गया। अब हम बात करें राष्ट्रीय आंदोलन में नरमपंथी ने इतना अच्छा काम किया तो उनका क्या क्या योगदान था, उसकी बात करें। बात करें योगदान की तो आंदोलन की शुरुआत और संगठन, तो उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन को शुरू किया और उसे एक संगठित मंच प्रदान किया, जिससे क्या विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक जगह आके जुड़ने लगे। बात करें दमन से बचाओ,
तो उन्होंने आंदोलन को ब्रिटिश सरकार के प्रारंभिक दमन से बचाने में मदद की, क्योंकि यदि शुरुआत में उग्र हो जाते तो अंग्रेज क्या करते, शुरू में इसका दमन, इसको दबा देते। क्यों? क्योंकि वे शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों का पालन कर रहे थे। फिर धन निष्कासन सिद्धांत का लोकप्रियकरण, मतलब दादा भाई नौरोजी जैसे जो नेता थे, उन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया था। थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, तो ये जो सिद्धांत है इसको लोकप्रिय बनाया, जिसने क्या किया, भारतीयों को ब्रिटिश आर्थिक शोषण की वास्तविक प्रकृति से अवगत कराया। इसी कारण क्या है, इस चरण को आर्थिक राष्ट्रवाद का चरण भी कहा जाता है, फेज ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म भी कहा जाता है। फिर धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की बात करें तो नरमपंथियों ने राष्ट्रीय आंदोलन को धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रदान किया। बात करें तो यह सुनिश्चित करते हुए कि यह किसी एक धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं रहना चाहिए, सभी तक पहुंचना चाहिए। बात करें ब्रिटिश सुधारों पर दबाव, तो इनके लगातार दबाव की वजह से अंग्रेजों ने बहुत सारे सुधार किए, जैसे 1886 में लोक सेवा आयोग की स्थापना। तो इसके लेके एचिसन समिति का गठन किया गया, जिससे क्या हुआ, सिविल सेवाओं में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जा सके। तो ये किस वजह से हुआ, ये हमारे नरमपंथियों के दबाव के कारण ही हुआ था। 1892 में भारत परिषद अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम ने विधान परिषदों में भारतीय की संख्या बढ़ाई और उन्हें बजट पर बहस करने का एक सीमित अधिकार दिया। चाहे सीमित दिया हो, लेकिन अधिकार तो मिला ही है। 1896 की बात करें तो 1896 में व्यय सुधार आयोग का की स्थापना की गई, जिसे क्या वेलबी आयोग भी कहते हैं। जो हमारा व्यय सुधार आयोग है, इसे हम क्या कहते हैं, वेलबी आयोग भी कहते हैं। जिसने क्या किया, भारत में ब्रिटिश व्यय की जांच की, जो ब्रिटिशों के द्वारा खर्चा किया जाता था उसकी जांच की जाती है। बात करें नरमपंथियों की कमियों के बारे में, ये दोनों चीजें हमने देख ली। अब हम देखेंगे नरमपंथियों में कौन सी कमियां थी। पहली कमी आती है वास्तविक स्वरूप उजागर करने में वो असमर्थता। तो वे अंग्रेजी शासन के वास्तविक शोषणकारी जो स्वरूप था, रियल नेचर था, उसको पूरी तरह से उजागर नहीं कर पाए। दूसरी कमी थी जन आंदोलन का भाव। वे राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में नहीं बदल पाए थे। उनकी जो अपीलें थी मुख्य रूप से शिक्षित अभिजात वर्ग तक ही सीमित रहती थी, इससे आगे नहीं बढ़ पाती थी। अगली कमी आती है उच्च वर्ग की मांगे। उनकी अधिकतर मांगे उच्च वर्ग से ही संबंधित हुआ करती थी। वे आम जनता की समस्याओं को पूरी तरह से नहीं उठा पाते थे। और अंशकालिक योगदान, तो उनका राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान अक्सर कैसा होता था, अंशकालीन या शॉर्ट टर्म के लिए होता था। वे नियमित रूप से बड़े बड़े आंदोलनों का नेतृत्व नहीं कर पाते थे। बात करें इनकी नीति की आलोचना की, तो उनकी जो नीति थी कैसी, अनुनय विनय की नीति, प्लीडिंग पॉलिसी थी उनकी, या कहें तो राजनीतिक भिक्षावृत्ति की नीति थी। इससे युवा वर्ग में निराशा होती थी, क्योंकि युवा जब अपने पिछली पीढ़ी को भीख मांगते हुए या फिर अनुनय विनय करते हुए देखते थे, तो उनको इससे निराशा होती थी। जो अधिक आक्रामक कार्रवाई चाहते थे कि हम तो कह के लेंगे, इस तरह की नीति वाले जो युवा थे वो इससे निराश थे। अब हम बात करेंगे जो दूसरा युग था हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण, जिसे हम क्या कहते हैं, गर्मपंथी युग। 1905 से 1919 तक चला था। इसकी बात करें तो ये चरण क्या बंगाल के विभाजन से शुरू हुआ था और पहले विश्व युद्ध या फिर कहें तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों तक चला था। इस चरण की बात करें तो इस चरण पर हमारे गर्मपंथी जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट थे, इनका प्रभाव बहुत ज्यादा था। बात करें इसकी कि इसके प्रमुख नेता कौन कौन थे, इसके नेताओं में बात करें तो लाला लाजपत राय, जिन्होंने जिन्हें पंजाब केसरी कहते थे, ये हमारे बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य कहा जाता था, हमारे बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। चित्र में आप तीन को तो देख ही सकते हैं। अरविंद घोष इस चित्र में नहीं है, लेकिन इन तीनों को मिला के हम क्या कहते थे, लाल बाल और पाल। तो लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल इन्हें कहा जाता था। अब हम बात करेंगे हमारे क्या गर्मपंथियों के उदय के क्या क्या कारण थे। पहला कारण आता है हमारा नरमपंथियों से असंतोष। तो भारतीय युवा वर्ग और आम जनता क्या थी, नरमपंथियों की धीमी और जो अनुनय विनय की जो नीति थी उससे असंतुष्ट थे। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि इससे कोई ठोस परिणाम नहीं मिल रहा है। जो अनुनय विनय की नीति थी, इससे क्या था, कोई ठोस परिणाम नहीं मिल रहा है। फिर अकाल और प्लेग की स्थिति की बात करें तो 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में गंभीर अकाल और प्लेग की स्थिति आ गई थी। ब्रिटिश सरकार की उदासीनता और अप्रभावी प्रतिक्रिया थी, इसने क्या किया, जनता में आक्रोश और गुस्सा भर दिया था। बात करेंगे लॉर्ड कर्जन की नीतियों की, तो लॉर्ड कर्जन की दमनकारी और विभाजनकारी नीतियां, जैसे हमारी बंगाल का विभाजन 1905 में किया, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, विश्वविद्यालय अधिनियम, तो इस प्रकार की जो विभाजनकारी जो नीतियां आई थी, इन नीतियों ने क्या किया, भारतीयों में गहरा गुस्सा पैदा कर दिया।
फिर वैश्विक राष्ट्रवाद का प्रभाव की बात करें तो इस समय पूरे विश्व में उग्र राष्ट्रवाद की लहर थी और कई एशियाई देशों की जीत ने भारतीयों के जो आत्मविश्वास था उसको बढ़ाया था। क्यों? अब देखिए कौन कौन सी एशियाई जीत हो गई थी एशियाई देशों की। तो 1895 में क्या होता है, जापान की चीन पर जीत हो जाती है। देखे तो दोनों देशों को यदि कभी आपने मैप में देखा तो जापान को तो आप ढूंढना पड़ता है, चीन तो साफ साफ देखने को मिलता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं 1895 में छोटा सा देश जापान बड़े सारी चीन को हरा देता है। 1896 में क्या था, इथोपिया की इटली पर जीत। 1905 में जापान की रूस पर जीत। तो इस तरह हम देखते हैं कि छोटे छोटे एशियाई देश क्या करते हैं, बड़े बड़े देशों को हरा देते हैं, जिससे क्या होता है भारतीय में आत्मविश्वास की लहर दौड़ पड़ती है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। फिर बोअर विद्रोह की बात करें तो दक्षिणी अफ्रीका में डच किसानों के द्वारा ब्रिटिशों के खिलाफ सफल रूप से प्रतिरोध किया गया था। बात करें धर्म सुधार आंदोलन के गौरवगान की तो आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन जैसे जो धर्म सुधार आंदोलन थे, इन्होंने प्राचीन भारत के गौरव का गौरवगान किया, जिससे क्या होता है भारतीयों का आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उनमें आत्मसम्मान की भावना जागृत होती है। अब हम बात करेंगे गर्मपंथियों की विचारधारा के बारे में। जो आइडियोलॉजी थी एक्सट्रीमिस्ट की, इनकी क्या थी। पहली विचारधारा का पॉइंट आता है ब्रिटिश शासन की जो हमारे साम्राज्यवादी प्रकृति है, उसके बारे में बात करें तो वे ब्रिटिश शासन को स्पष्ट रूप से साम्राज्यवादी और औपनिवेशिक प्रकृति का मानते थे, जिसका उद्देश्य क्या था, भारत का शोषण करना। तो ये ऐसा प्रचार प्रसार करते थे। जन भागीदारी पर जोर, वे मानते थे कि भारतीय जनता में राजनीतिक चेतना नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें क्या करना चाहिए, राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी को भी उत्तरदायित्व देने से उसमें क्षमता का विकास होता है, इसलिए भारतीयों को इसमें शामिल करना चाहिए। पर धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग, कुछ गर्मपंथियों ने क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन में धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया, जिससे क्या आम जनता को आसानी से जोड़ा जा सके। फिर स्वदेशी और बहिष्कार की बात करें तो उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया कि हमें विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए, साथ ही साथ स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग बढ़ाना चाहिए। फिर सीधी कार्रवाई की बात करें तो उन्होंने हड़ताल, जुलूस और जनसभाओं के माध्यम से क्या किया, जो हमारे जो आंदोलन था इसको आगे बढ़ाया। तो इस तरह के तरीके उन्होंने काम में लिए। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन में गर्मपंथियों का क्या योगदान रहा, उसकी बात करें तो अंग्रेजों ने क्या किया, वास्तविक जो अंग्रेजों का जो वास्तविक स्वरूप था उसको उजागर किया। चरमपंथियों ने अंग्रेजों के वास्तविक शोषणकारी और दमनकारी स्वरूप को सफलतापूर्वक उजागर किया, जिससे क्या होता है भारतीयों का ब्रिटिश न्यायपीड़िता से मोह भंग हो जाता है। बात करें जन आंदोलन का निर्माण तो उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया, उसे शहरों से गांवों तक ले गए और आम जनता को इसमें क्या किया, सक्रिय रूप से शामिल किया। स्वदेशी उद्योगों को लाभ की बात करें तो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से स्वदेशी उद्योग धंधों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ और आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ती है। फिर स्वदेशी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की बात करें तो उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की, जिससे क्या होता है समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। बात करें व्यक्तिगत त्याग और बलिदान की तो गर्मपंथियों ने व्यक्तिगत त्याग और बलिदान के असाधारण उदाहरण पेश किए थे। बाल गंगाधर तिलक पहले राजनेता ऐसे बने थे जो राष्ट्रवाद के आरोप में क्या होते हैं, जेल जाते हैं। अब हम देखेंगे जो गर्मपंथी थे, गर्मपंथियों के अंदर कुछ कमियां भी थी। उन कमियों की बात करें तो पहली कमी आती है कांग्रेस में विभाजन और दमन की। तो गर्मपंथियों के जो रवैया था, कैसा रवैया था, अतिवादी रवैया था, मतलब उनका एक्सट्रीमिस्ट एटीट्यूड था। इसी के कारण 1907 में सूरत विभाजन के साथ कांग्रेस में भी क्या होता है, कांग्रेस में भी विभाजन हो जाता है, जिससे क्या होता है ब्रिटिश सरकार को आंदोलन का दमन करना आसान हो जाता है और उसे दमन कर देते हैं। बात करें धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को नुकसान पहुंचाना तो धार्मिक प्रतीकों के प्रयोग की वजह से क्या होता है, आंदोलन में धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को नुकसान, बहुत कुछ नुकसान होता है, जिससे कुछ हद तक मुस्लिम समाज आंदोलन से दूर हो जाता है कि भैया ये तो हिंदुओं का आंदोलन है, हमें इससे क्या लेना देना। फिर आंतरिक आलोचना, गर्मपंथियों ने आंदोलन अंग्रेजों की आलोचना की बजाय नरमपंथियों की आलोचना पर ज्यादा ध्यान दिया। गर्मपंथी क्या करते थे, अंग्रेजों की आलोचना तो कम करते थे, जबकि आलोचना किसकी ज्यादा करते थे, नरमपंथियों की। जिससे क्या था राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर अनावश्यक आंतरिक कलह पैदा हो जाती है। नरमपंथी कहते हैं कि तुम हमारे पीछे ही क्या पड़े हुए हो। बात करें संगठन के अभाव की तो गर्मपंथी नेता आपस में पूरी तरह से संगठित नहीं थे, जिससे उनकी सामूहिक शक्ति कम हो गई और वो ब्रिटिश दमन का एक साथ मुकाबला नहीं कर पाए। ये सारी बातें ये दिखाती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, एक जटिल और विकसित प्रक्रिया थी जिसमें विभिन्न विचारधाराओं और कार्य प्रणालियों ने योगदान दिया था।
दोनों चरणों की बात करें तो दोनों चरणों की अपनी शक्ति और कमजोरियाँ थी, लेकिन अंततः दोनों ने मिलके ही भारतीय स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। तो इस प्रकार एक लेक्चर के ज़रिए हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इसकी जो अ, कांग्रेस से पहले के जो हमारे संगठन थे, उनके बारे में पढ़ा। साथ ही साथ जो भारतीय आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन, इसके 2 चरण थे, उनको भी काफ़ी डिटेल से हमने पढ़ा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।